हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की पोम द बॉल पोम। और आज हम कवर करने वाले हैं इस पोम के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। ये क्वेश्चन है कि क्यों जो ऑब्जर्वर थे या पोएट थे, उन्होंने क्यों इंटरवीन नहीं किया, इंटरप्ट नहीं किया उस बच्चे को जब वो उस बच्चे की बॉल जब खो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ था कि पोएट ने जाकर उन्हें इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं समझी कि बच्चा बहुत उदास है, बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया है। फिर भी जो पोएट है वो जाकर उसे ना कंसोल करना चाह रहे हैं, ना उसे समझाना चाह रहे हैं, और ना ही कोई दूसरी बॉल ख़रीद कर देना चाह रहे हैं। वाई इज़ इट सो? वेल, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, इस पोम के एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया ताकि बच्चा अपने आप से सीखे कि किसी चीज़ को खो देने का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉस और लूजिंग समथिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लूजिंग समथिंग, किसी को खो देने का क्या मतलब होता है, और वो हमें समझ में आना चाहिए और उस चीज़ का एहसास हमें होना चाहिए। इसीलिए ना ही उन्होंने किसी तरीके का इंटरवेंशन किया और ना ही कोई भी पैसे दिए कि ताकि वो बच्चा दूसरी बॉल कोई ख़रीद ले। तो इसीलिए नहीं किया ताकि ये जो एक लर्निंग प्रोसेस है उस बच्चे की, वो डिस्टर्ब ना हो। किस चीज़ की लर्निंग प्रोसेस? यही सीखने की कि हमारी जब बहुत करीबी और ऐसी कोई चीज़ जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, अगर वो कभी खो भी जाए तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाँ, वो खो गई है और अब हमें उससे आगे बढ़ना है। ऑलराइट, देखते हैं अब इसका एक रिटन एक्सप्लेनेशन। The poet says, I would not intrude on him because he does not want to intervene in the natural process of learning. नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग का मतलब यही है कि ये जो एक इंसिडेंट हुआ है वो अपने आप हुआ है, वो किसी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से नहीं हुआ है। एक तो ये एक इंसिडेंट एक तरीके का एक्सपीरियंस होने वाला है इस बच्चे की लाइफ में कि हाँ, उसकी कोई करीबी चीज़ खो गई है। तो इससे उस ज़रूरी है इस इंसिडेंट से बच्चा सीखे, इस एक्सपीरियंस से बच्चा ये समझे कि चीज़ खो जाती हैं एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है अगर कोई चीज़ खो गई है तो। ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑन हिज ओन। अब ये जो लॉस हुआ है, जो ऑब्जर्वर है वो चाहता है कि बच्चा अपने आप से खुद से सीखे कि लॉस का अर्थ क्या होता है। ऐसे में जब वो बच्चा अपसेट है, अगर ऐसे में ये जो ऑब्जर्वर है, पोएट है, अगर जाके उसे समझाने लगेगा तो शायद बच्चा इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटल कंडीशन में नहीं है कि पोएट की बात समझ सके, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी इतना अपसेट है, वो ऑलरेडी इस बात पे उदास है कि उसकी इतनी अटैच्ड और इतनी क्लोज चीज़ है वो खो गई है। तो ऐसी मेंटल कंडीशन में अगर उसे कुछ समझाने की कोशिश की जाएगी तो पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए समझना। इसीलिए बेहतर होगा कि इस कंडीशन को वो अपने आप से समझे, अपने आप से वो इस चीज़ का एहसास करे कि हाँ, कुछ खो देने का मतलब होता क्या है। He also doesn't offer him money to buy another ball because that would be worthless. He wants the boy to learn the lesson of responsibility. Well, यहाँ पे वो उस बच्चे को, जो पोएट है, वो उस बच्चे को कोई पैसे भी ऑफ़र नहीं करता है ताकि वो बच्चा जाके कोई दूसरी गेंद खरीद ले। पहला तो ये कि दूसरी बॉल ख़रीदने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि वो बॉल के साथ उस बच्चे की वो अटैचमेंट नहीं है जो उस बॉल के साथ थी जो खो गई है। तो सबसे पहले तो वो उसका कोई इतना मीनिंग ही नहीं रहेगा, इतना यूज़फुल नहीं रहेगा। दूसरा ये कि यदि वो उसे पैसे देकर दूसरी बॉल लाने के लिए पैसे दे भी देता है तो बच्चा इस चीज़ की वर्थ नहीं समझेगा कि कोई चीज़ खो जाए तो फिर उसे सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि आज तो वो पैसे दे देगा उसे, वो बॉल लेकर भी आ जाएगा, बट हर बार ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। बॉल का रिप्लेसमेंट है, बट लेट्स से अगर आप किसी इंसान से बिछड़ जाते हैं या ऐसी किसी चीज़ से बिछड़ जाते हैं जिसको रिप्लेस ना किया जा सके, जिसकी जगह कोई और चीज़ या कोई और व्यक्ति ना ले सके, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो। तो ये एक तरीके से बच्चे कहीं ना कहीं बच्चे को ट्रेनिंग दी जा रही है, एक तरीके से उसकी लर्निंग है ताकि वो सीखे कि अगर भविष्य में भी अगर कोई और भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, और भी ज़्यादा कीमती चीज़ उससे खो जाए तो उसे उस कंडीशन को बर्दाश्त करने की हिम्मत उस बच्चे में रहे। और इसीलिए वो चाहता है कि ये जो एक
लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो जिम्मेदारी का एक पार्ट है, लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का पार्ट। तो ये जो जिम्मेदारी का पार्ट है वो बच्चा समझे, अंडरस्टैंड करे, लर्न करे कि किस तरीके से कोई चीज़ जब खो जाती है या बिछड़ जाती है तो उस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Staring down all his young days into the harbor where his ball went, do you think the boy has had the ball for a long time? Is it linked to the memories of days when he played with it? ये जो स्टैंजा से क्वेश्चन आया है ये वैसे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी देखा जाए तो सिर्फ येस और नो की तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्या लगता है, इज़ इट सो और नॉट, ऐसा है या नहीं। तो सबसे पहला ये जो फ्रेज़ दिया गया है आपको इस क्वेश्चन में वो स्टेंजा 1 से ही है कि जब बच्चा देख रहा था उस बॉल को, जब खेल रहा था उससे, तो देखते ही देखते क्या हुआ, वो कहाँ चली गई, पानी में गिर गई और खो गई वहाँ जाके। तो बच्चा यहाँ देख रहा है कि वो जाते हुए देख रहा है उस बॉल को, खोते हुए देख रहा है कि हाँ भी मेरे से बिछड़ गई है, वापस कभी मुझे अब मिलने वाली है नहीं। सो क्या आपको लगता है, डू यू थिंक दैट द बॉय हैज़ हैड अ बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसका ये मतलब है कि क्या आपको लगता है कि बच्चे के पास वो बॉल बहुत पहले से थी। अब ये क्वेश्चन बना कैसे, ये क्वेश्चन इस तरीके से बना कि इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से बच्चा उस बॉल को देख रहा है, एज इफ़ वो शक्ल से, उसके चेहरे से समझ में आ रहा है कि हाँ उसका कोई बहुत ही निजी, करीबी और बहुत ही जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ऐसा कुछ उस बच्चे से दूर जा रहा है और इसीलिए उस बच्चे के चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा दुख और पीड़ा है। एक तरीके से बहुत ही होपलेस वो फील कर रहा है यहाँ पे कि ये मुझसे खो रहा है, मेरे हाथों से निकल गया है ये, और मैं अब इसको वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसा एक भाव है उसके चेहरे पे। तो क्या आपको लगता है कि ये भाव सिर्फ इसलिए आया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भी थोड़ी देर पहले उसने बॉल ख़रीदी फिर भी और हाथों हाथ 5 मिनट बाद ही वो बॉल खो गई, और 5 मिनट में इतना ज़्यादा लगाव उस बॉल से हो गया कि बच्चा इतना ज़्यादा उदास है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो उसकी पूरी दुनिया ही चली गई हो पानी में। ये हो सकता है बच्चा अपसेट हो सकता है बच्चा उदास हो कि देखो उसका खिलौना टूट गया या खो गया, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे के चेहरे पे एक्सप्रेशंस थे ना, वो सिर्फ उदासी के और सिर्फ अपसेट होने तक के नहीं थे। ही वॉज हर्टिंग इनसाइड, वो अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, और उसका रीज़न सिर्फ यही है, सिर्फ इसलिए वो इतना ज़्यादा दुखी हो रहा था और इसलिए उसकी नज़रें उस हट ही नहीं रही थी उस बॉल से, और पानी में डूब जाने के बावजूद वो उसी जगह देखे ही जा रहा था जहाँ पर वो बॉल डूबी। तो ये पूरा जो एक सिनेरियो है और ये पूरे जो बच्चे के एक्सप्रेशंस हैं और उसका जो रिएक्शन है बॉल के खो जाने पर, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड था उससे। और येस, द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, उसके और भी बचपन से वो बॉल जो थी उस बच्चे के साथ थी। इज़ इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट। येस, वो शुरू से ही वो बॉल उसके पास रही है, तो जाहिर है उस बॉल के साथ खेलता भी होगा और बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे, बहुत ज़्यादा उसको याद होगा कि मैं यहाँ इस बॉल को लेकर गया था, वहाँ उस गेंद के साथ खेला था। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स भी होंगे, बहुत ज़्यादा इवेंट्स भी होंगे, मेमोरीज़ भी होंगी, और वो सारा कलेक्टेड फॉर्म में इस वक्त उस बच्चे के दिमाग में भी आ रहा है, और वो देख रहा है कि ये सब इस बॉल के साथ साथ सारी मेमोरीज़ भी पानी में जा रही हैं। देख लेते हैं इसका रिटन एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली इसका कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि ये सिर्फ येस और नो की तरह पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। तो येस, द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज़ सिंस हिज चाइल्डहुड, एंड येस इट इज़ लिंक्ड विद द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट। अब यहाँ पर सिर्फ येस और नो के अकॉर्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपने सिर्फ येस और नो के हिसाब से ही आपको ये आंसर लिखना है। लेट्स से देयर इज द सेम क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन है, और उसके बाद अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए इसके बाद वाई, लेट्स से आपसे पूछा जाए वाई और एक्सप्लेन द रीज़न, यू नो, यानी ये जो येस है
मतलब आप ये जो लिख रहे हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ, वो बच्चे के साथ बॉल हमेशा से थी इसीलिए वो इतना अटैच हो गया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आपको लगता है कि बच्चे के पास वो गेंद हमेशा से थी? आपने लिखा हाँ। एंड इफ़ द क्वेश्चन आस्क्ड दैट व्हाई डू यू थिंक सो, तब आपको एक्सप्लेनेशन में पूरा लिखना है, क्योंकि जिस तरीके से वो बच्चा उस बॉल को जाते हुए देख रहा था पानी में, जिस तरीके से उसके भाव आ रहे थे चेहरे पे, एंड द वे ही वाज हर्टिंग, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जाए तब आप उसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। सिंस you haven't been asked for why और explanation, तो आपको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स, ये बात मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ जो अक्सर इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो कब लाना है और कब उनको सिर्फ बहुत छोटे और क्रिस्प तरीके से उस आंसर को समझाना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन? नाउ इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये स्टेंजा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि जो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है, कौन सा होता है वर्ल्ड ऑफ पोजेशन? वर्ल्ड ऑफ पोजेशन इज फुल ऑफ मटीरियलिस्टिक पोजेशंस। रिमेंबर, जब मैंने आपको बोला था मटीरियलिस्टिक, समथिंग जो पैसे से ख़रीदा जा सके, समथिंग दैट कैन बी बॉट विथ मनी। यस, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं जो आप पैसा देकर ख़रीद सकते हो, जो भी सुख साधन फैसिलिटीज़ जो है आप पैसे से ख़रीद सकते हो, वो सभी होता है वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में। और ये भी कि जो पैसा होता है या जो भी पैसे से ख़रीदी हुई जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल होती हैं, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन आपका जीवन नहीं होती हैं वो। वहीं अगर हम इमोशंस की बात करें तो इमोशंस आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होते, इनफैक्ट आपकी लाइफ बनी ही उन इमोशंस से होती है। सो द डिफरेंस इज़ ह्यूज, बहुत ही बड़ा अंतर है। तो वही समझना है, हमें भी वही समझना है और यही ऑब्जर्वर भी वही समझाने की कोशिश कर रहा है। और यही इंटेंशन था इस ऑब्जर्वर का, इसीलिए उसने इस बच्चे की एक लर्निंग प्रोसेस जो थी उसमें किसी भी तरीके का एक दखल अंदाजी नहीं की। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। In the world of possessions means people like to possess all sorts of things in the world. Money is external because it can buy only material objects. It cannot buy everything that one loses. इसका यही मतलब है कि जितनी भी चीज़ें, हर तरीके की चीज़ें जो इंसान ख़रीदना चाहता है, जो पैसे से ख़रीदना पॉसिबल है, वो इंसान ख़रीदता है और बहुत खुश भी हो जाता है थोड़ी देर के लिए कि हाँ मुझे ये चाहिए था और मैंने ख़रीद लिया। लेकिन क्या उससे सुख और शांति दोनों मिल जाती हैं? नहीं। मे बी टेम्प्रेरी कुछ देर के लिए वो खुश हो जाता है, लेकिन वो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन जो होता है वो कभी नहीं मिल पाता है उससे। और इसीलिए जो पैसा होता है वो सिर्फ एक बाहरी सुंदरता के लिए होता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, इट इज़ एक्सटेंसिक, वो सिर्फ बाहरी तौर पे होता है क्योंकि इट कैन बाय ओनली मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, सिर्फ सामान खरीद सकता है पैसा, कभी भी इमोशंस या फीलिंग्स नहीं खरीद सकता। एंड इट कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट वन लूजेस, यानी अगर किसी इंसान का जैसे गेंद खो गई है इस बच्चे की, तो अगर वो गेंद खो गई है तो इट इज़ नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस किड, वो सिर्फ उस बच्चे के लिए सिर्फ कोई सामान या खेलने का वो कोई खिलौना नहीं है, सिर्फ बेसिकली वो उसके वो इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं जो जब भी वो उस बॉल के साथ खेल रहा होता है तो वो एक अलग ही किस्म की हैप्पीनेस फील करता है। ही फील सो जॉयफुल, इजंट इट? तो वो सब कुछ खो रहा है। So it's not just the piece of, it's not just some item or some object. It is something very, very close to the heart of this boy. So that is why he's feeling so bad about it and that is why he is so upset. तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा दुखी है, इसीलिए इतना ज़्यादा upset हो रहा है। तो ये जो फीलिंग है जो डिटैचमेंट की, कि वो जो डिटैच हो रहा है, जो दूर हो रहा है इस बॉल से, तो ये अलग होने वाला जो भाव है ना, वो भाव कभी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। ये एक ऐसा लॉस है जो कोई भी पैसा खरीद नहीं सकता है।
ऑलराइट, सिर्फ आप वो ऑब्जेक्ट खरीद सकते हो सकता है वो गेंद खरीद सकते हो, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो भावनाएं थी उस बच्चे की वो नहीं खरीदी जा सकती हैं। आई होप स्टूडेंट्स इस आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। क्या आपको याद है कि इस पोम के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है विच इज़ इन समवॉट, not somewhat, actually exactly related to responsibility. The boy senses his first responsibility. Yes student, ये क्या है? ये बता रहा है कि बच्चे ने जब कोई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट नाम इसीलिए लिया है कि पहली बार उसको ये एहसास हो रहा है कि जब वो कोई चीज़ खो देते हैं हम, तो जब भी हम कोई चीज़ खो देते हैं तो कैसा फील होता है। ये जो फीलिंग है वो बच्चे को पहली बार हो रही है और उस बच्चे को अपने आप को संभालना है, अपने आप को इसमें हैंडल करना है इस सिचुएशन को, और खुद से ही उसे ये सीखना है। और सिंस इट्स हैपनिंग टू दिस किड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार इस बच्चे के साथ हो रहा है, इसीलिए तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली बार हो रहा है, तो पहली बार हो रहा है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इससे हमें फर्स्ट जो इसका आंसर तो ईजीली मिल ही गया है ना कि यस द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। वेल, हाँ, बच्चे ने पहली बार कुछ खोया है, इससे पहले उसने कभी कुछ नहीं खोया था, तो द आंसर वुड बी दैट the kid, the child hasn't lost anything before or anything earlier. बच्चे ने इससे पहले कभी कुछ नहीं खोया है। Alright, now how to support this answer? इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए भी आपको कोई एग्जाम्पल लेकर आना है, आपको वो लाइन लेकर आनी है इस पोम में से जो आपके इस बात को सपोर्ट करें। Alright, तो पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। जो ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्रेज है, ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही वो फ्रेज़ है जिससे इस बात को सपोर्ट मिलता है कि बच्चे ने पहले कभी कुछ और नहीं खोया है, कुछ भी ऐसा नहीं खोया जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच था। पहली बार उसने कुछ ऐसा खोया है जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच भी था, जिसके साथ उसके इमोशंस जुड़े हुए थे और वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था उस चीज़ को, कि उससे अलग रहना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, इनफैक्ट शायद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, तभी वो इतना ज़्यादा दुखी और अपसेट हो गया था। इसीलिए ये समझ में आता है कि पहले बच्चे ने कभी कुछ नहीं खोया, और इस बात को सपोर्ट करने के लिए जो फ्रेज़ है वो है ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है इसका रिटन एक्सप्लेनेशन। नो, इट सीम्स दैट द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। द वर्ड्स दैट सजेस्ट सो आर ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। दिस इज़ द एंटायर फ्रेज़। स्टूडेंट्स, ये फ्रेजेस याद कर लीजिए, मैंने हर पोम में आपको बताया है, चाहे वो कोई भी पोम हो, मैंने हमेशा आपको यही बताया है कि पोम में कुछ, पूरी पोम तो याद करना मे बी वर्ड टू वर्ड याद रहना शायद बहुत मुश्किल रहे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो मैं हर बार आपको हर पोम के साथ बताती रहती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट और की फ्रेजेस जो हैं वो हमेशा याद कर लें, ताकि आपके आंसर्स में जब वो आप लिखें तो बहुत ही अच्छे अप्रोप्रिएटली आप अपने आंसर्स लिख सकें और आप मार्क्स भी अच्छे से स्कोर कर सकेंगे। दूसरी एक बात, यहाँ पर तो आपसे डायरेक्ट उन फ्रेज़ के बारे में पूछा गया है कि वो कौन से वर्ड्स हैं या फिर वो कौन सा फ्रेज़ है जो आपकी इस बात को सपोर्ट कर रहा है, जो पहले क्वेश्चन की जो बात है उसे कौन सा फ्रेज़ सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ तो डायरेक्टली आपसे ये फ्रेज़ पूछा ही गया है। लेट्स से अगर यहाँ पर ये नहीं भी पूछा जाता है और अगर ये 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन है लेट्स से, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर कोई बहुत ज़्यादा लेंदी आप कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इट इज़ बेटर कि अगर ना पूछे जाने के बावजूद अगर आप ये फ्रेज़ वहाँ लिख दें तो वो अपने आप में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। यू वुड नॉट हैव टू फिल द लाइन्स एंड लाइन्स एंड लाइन्स। आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप कोई फ्रेज़ लिख कर आ जाएंगे, वो अपने आप में एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होता है स्टूडेंट्स। तो हमेशा कीवर्ड्स और की फ्रेजेस जो होते हैं, चाहे वो पोम्स में हो या चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो, प्रोज़ के अंदर है, शॉर्ट स्टोरी में है, किसी में भी हैं, कीवर्ड्स और की फ्रेजेस हमेशा दिमाग में रखिए। और ये कैसे याद होगा? ये आपको याद होगा जितना भी आप रीड करेंगे, जितना आप रीड करते चलेंगे उतना आपकी ये दिमाग में, जहन में बैठते जाएंगे। ये एक प्रैक्टिस की चीज़ है स्टूडेंट्स। ये
कभी भी सिर्फ लर्न करने से नहीं होगी, रीड करेंगे, समझेंगे तो अपने आप आपके रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हमारे जो थिंकिंग अबाउट द पोम है उसके सभी क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। मैंने इसको अपनी तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ये सभी टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। और वीडियोस की एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।